तो ये वीडियो कंप्लीटली अध्यापक भर्ती परीक्षा L1 और L2 उन विद्यार्थियों के लिए, इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। आपकी चाहे कोचिंग करनी कि नहीं करनी, सेल्फ स्टडी करनी है, अभ्यास कैसे करना है और किस तरह से आपके इसका टेस्ट सीरीज वगैरह का महत्व रहेगा, कितने क्वेश्चंस किसमें आते हैं, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ सकते हैं आप, इन सारे पॉइंट्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और डेफिनेटली यह सत्र आप सभी के लिए बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी का ये होगा कि सर हम अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी वगैरह कब रहेगी, क्या रहेगी। देखो, वैकेंसी की जहाँ तक बात है तो मैं इतना समझता हूँ कि जब तक विद्यालय खुले हुए हैं, जब तक विद्यालय अस्तित्व में है, वैकेंसी आती रहेगी। अभी पहले वाली वैकेंसी चल रही है, इनकी ज्वाइनिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, अभी कोर्ट में मामला है, थोड़े दिनों में ये हो जाएगा। उसके बाद नई वैकेंसी की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो संभवतः 2027 के लास्ट में 28 के अंदर शुरुआत में एग्जाम करवा दें मेंस का, तो लगभग जो आज फर्स्ट ईयर में बैठे हैं सारे बच्चे, वो सारे एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि 28 में चुनाव है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उनको ज्वाइनिंग वगैरह देने की प्रोसेस करेगी, तो निश्चित तौर पे आप सभी पात्र हो जाएंगे और एक अच्छी संख्या में भर्ती भी हमारे को देखने को मिलेगी। अब कब आएगी, कैसे होगी, कितने पद होंगे, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है उनको इन प्रश्नों पे उलझना भी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं कितनी बढ़िया तैयारी कर सकता हूँ ताकि इस प्रयास को आखिरी प्रयास बनाया जा सके। तो अपना समय खराब नहीं करना है और आज से ही अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे बढ़िया तैयारी करनी है तो आप डेफिनेटली अच्छे से तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। इस तैयारी से CET भी पास हो जाएगा, आपको ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस जो भी वैकेंसीज आती है वो भी इसके सारे दायरे में आ जाती है। तो इस वीडियो को हम शुरू करेंगे और आज का जो हमारा पहला प्रश्न ये है कि चूंकि आजकल एक कोचिंग का दौर चल पड़ा है और बहुत सारे बच्चे लगभग क्लासेस जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा सर मैं सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग करूं। देखो, मैं बहुत क्लियर बोल देता हूं कि अगर सफलता की बात की जाए तो सफलता के लिए कोचिंग करना कोई नेसेसरी नहीं है। मैं खुद ज़िंदगी में कभी कोचिंग नहीं करी और मैंने मेरे जीवन में ठीक परीक्षाएं पास करी है। तो पास होने के लिए या कंपटीशन को फाइट करने के लिए, उसको सफल होने के लिए कोचिंग कोई आवश्यक शर्त नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं ली और वो आज अध्यापक बने हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग ली है उसके बावजूद भी वो फेल भी हुए हैं। तो मतलब ये होता है कि कोचिंग आकर आप नौकरी ले भी सकते हो और फेल भी होते हैं, और सेल्फ स्टडी में फेल भी होते हैं और नौकरी भी होती है, दोनों का मामला बराबर का है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही जाएं। हाँ, कोचिंग आपको 2-3 जगह मदद करती है। पहली चीज़ ये होती है कि जब कई बार घर पे पढ़ रहे होते हैं, एक मोमेंटम नहीं बन रहा होता है, गति नहीं बन रही होती, तो कोचिंग में क्या डेली 5-6 घंटे क्लासेस होती है तो आपको एक नियमितता बन जाती है। दूसरा ये होता है कि क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होता है जिसमें आपके 200, 300, 400 जितने बच्चे बैठे हैं, उन सारे बच्चों को देखकर हमें भी एक प्रकार से मोटिवेशन डेली मिलता है कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए। फिर क्लास के टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें रैंक वगैरह, उसके लिए भी कंपटीशन बन पड़ता है, तो बच्चा उस माहौल के अनुसार ढल जाता है और उसकी बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। तो सेल्फ करता है तो ये थोड़ी चैलेंजेस होते हैं। अगर बच्चा घर पे पढ़ रहा है और उसको नियमितता में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड है और बढ़िया से कर रहा है, तो मुझे लगता है कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कोचिंग एक दो जगह यूं भी फायदा दे देती है कि कुछ बहुत जटिल टॉपिक होते हैं जहां हमारी अप्रोच काम नहीं कर रही होती है, तो टीचर उन चीज़ों को बहुत ईजिली कन्वे कर लेता है। आपको समझाने में समय जो है वो थोड़ा यूं कहिए कि ज़्यादा समय नहीं लगता और आपको ईजिली वो समझा देता है। तो कोचिंग यूं भी मदद करता है। तो जो भी है, अगर आपको कोचिंग वगैरह करनी है तो अभी कर लीजिए। भर्ती आने के बाद में मुझे लगता है फिर कोचिंग करना ठीक नहीं है। और परीक्षा से 4-5 महीने पहले तो कोचिंग घातक सिद्ध होती है, बिल्कुल फायदा नहीं देती। कोचिंग करनी है तो परीक्षा से 1-1.5 साल पहले करके फ्री कर दो। उसके बाद कंटेंट को केवल आपको रिवीजन करना है, केवल आपको उसको याद करना है और उसके अभ्यास करने हैं। तो दोनों जरूरी कुछ भी नहीं है। हाँ, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। कोचिंग कर भी लेते हो ना, तब भी आप अगर घर आके वापस सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तब भी कोचिंग कोई काम की नहीं है। तो इसलिए आप देख लेना, अगर आपकी घर पे अच्छी नियमितता बन रही है, अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कोचिंग जीवन में मुझे लगता है एक बार ही होती है। अगर आपने पहले से कर रखी है तो उसी वैकेंसी की कोचिंग वापस करना मुझे लगता है जरूरी भी नहीं है। एक बार कोचिंग हो जाती है तो आपको बड़ा आइडिया मिल जाता है, उसके बाद में आप खुद पढ़िए बढ़िया तरीके से। जो भी सामग्री क्लासेस में दी जाती है उसको ढंग से याद कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो कोचिंग भी बहुत फायदेमंद होती है। अगर आप ये नहीं करते हो, कोचिंग कर भी ली, पढ़ाई करी नहीं, सेल्फ स्टडी घर आके नहीं करी, तो कोचिंग भी कोई काम की नहीं होती है। तो जो भी है आप डिसीजन ले लेना। और मैंने सारे प्रोस कॉन्स बता दिए हैं कि नहीं सेट हो रहा है बिल्कुल बाहर, तो कोचिंग ले लो। कोचिंग में कोचिंग वाला नहीं बैठ रहा, घर बढ़िया पढ़ रहे हो तो घर पे आप पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है इसमें। पहली बात। दूसरा प्रश्न बच्चों का ये कि सर गाइड पढ़ूं कि नोट्स पढ़ूं, कि आजकल आता है कि मूल स्रोत वगैरह पढ़ूं। तो देखो, बहुत क्लियर चीज बता देता हूँ। मुझे लगता है कि एक आधी किताब आपके पास में ऑथेंटिक हो तो ठीक रहती है। मैं आगे सूची बता रहा हूँ सारी, और इन दोनों में से कोई एक कर लो। देखो, नोट्स जो है, नोट्स अगर आप खुद बनाते हो
शिक्षक से खुद पढ़ के और काम करते हो, तब तो नोट्स प्लस एक आधी किताब रख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने खुद के नोट्स नहीं है, किसी दूसरे के नोट्स हैं, तो मुझे लगता है उससे अच्छी तो गाइड है। अब इन तीनों में से कोई दो रख सकते हो। एक, या तो आप गाइड रख लो कोई भी। अब गाइड कौन सी रखनी है? गाइड सारी एक जैसी है। मार्केट में खूब सारी गाइड्स हैं और एक दूसरे ने लगभग गाइड्स कॉपी होती है, बस उसको थोड़ा कोई अच्छा कलेवर में डाल देता है। जैसे एक गाइड छपी, एक ने दूसरे वाले ने पहले वाली गाइड उठाई, उसके फैक्ट्स ले लिए, कुछ नई बातें और ऐड कर दी। तीसरे वाले ने पहली वाली दोनों गाइड लेके उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी। चौथे वाले ने तीनों गाइडें लेके कर ली। फिर पांचवें वाले ने थोड़ा और रंगीन बना के ऐसे करके कर लिया। जो भी है सारी एक जैसी है। और लास्ट में आप देखोगे 10 में से 7-8 सवाल लगभग सब गाइड से आके फंस आते हैं। तो गाइड कोई भी रखो, एक आधी रखो, तो उसको आप पढ़ लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि सर मैंने कोचिंग करी, मेरे पास कंप्लीट नोट्स पड़े हैं, तो मुझे लगता है आपको गाइड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर आप वो कोचिंग के नोट्स प्लस आपको लगता है कि नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो कुछ बुक्स आप साथ में रख सकते हैं। बुक्स का मैं सजेशन आपको अगले स्लाइड में दूंगा। और फिर ऐसा मत करना कि नोट्स भी ले ली, गाइड भी ले ली, ये भी रख लिया, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने कहीं कोचिंग नहीं करी है, कोई नोट्स नहीं आपके पास में, आपने केवल गाइड ही पढ़ी है हमेशा, तो गाइड के साथ में फिर ये ले लो। एक तो ये ले लो, इसमें 4-5 मैं सजेशन आपको देने वाला हूँ। और साथ में आप अगर खुद पढ़ के नोट्स बनाए तो बेस्ट है, और इसको आप बहुत बढ़िया से याद हो जाए तो उसके बाद में इसको कुछ टॉपिक्स आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये करने के बाद में गाइड देखने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ती। बाकी देखिए, जो भी गाइड बनती है वो लोग गाइड कहाँ से बनाते हैं? इन किताबों से ही गाइड बनाते हैं। ठीक है, इन किताबों का संक्षिप्त रूप होता है गाइड के अंदर। और नोट्स कहाँ से बनते हैं? नोट्स टीचर पढ़ाता है, तो टीचर भी इन्हीं चीजों से पढ़ता है। तो इन दोनों का भी मूल स्रोत यही होता है, बट ये होता है कि ये थोड़ा सा इसको संक्षिप्त करके लिखते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हो कि इसको थोड़ा पढ़ते हो फिर ये पढ़ते हो, तो दोनों चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाती है। इससे क्या होगा, थोड़ा कंसेप्ट बन जाता है, फिर आपको इसमें फैक्ट सारे मिल जाते हैं। तो इस तरह से गाइड के साथ बुक्स के साथ में एक दिक्कत ये आती है, कई सारे टॉपिक मिस कर जाते हैं, है ना, सिलेबस पूरा नहीं मिल पाता। तो नोट्स में क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, तो वो सारा यहाँ मिल जाता है। गाइड में भी सारा होता है, तो और बुक्स के सहारे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बुक्स के साथ में इन दोनों में से एक आप रखिए और याद करिए। भले गाइड है तो गाइड याद कर लीजिए अच्छे से, नोट्स है तो नोट्स अच्छे से याद कर लीजिए। इन दोनों को एक साथ रखने की जरूरत नहीं है, उसके साथ में आप बुक्स रख सकते हो। ठीक है, और सिलेक्शन तो ये तीनों ही करवा। बाकी तो मैं एक बात बताऊं कि अगर आप नोट्स ही लेके बैठ जाते हैं, जैसे मैं मेरी संस्थान की बात करूं, अगर आप वही लेके बैठ कर उसको ढंग से रट लिया, तो मुझे लगता है कि किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैं कहता हूं कि अपने पास खूब टाइम है, आप उसको थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। ये बात होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ऑथेंटिक बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। फिर बात आती है कि प्रैक्टिस। देखिए, तैयारी के साथ साथ में आप दो चीजें हमेशा ध्यान रखें। एक तो आपको ध्यान रखना है रिवीजन का, प्लस ध्यान रखना प्रैक्टिस का। बाकी देखो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, अब आप जैसे 7 दिन पढ़ते हो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि डेली आप जैसे 10 से 12 घंटे का आपका टाइम टेबल है, तो एटलीस्ट उसमें 1-2 घंटे ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिस करवाए, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करनी वो भी मैं बताता हूँ। और 1-2 घंटे का सेशन ऐसा होना चाहिए जो रिवीजन करवा दे। आपको रेगुलर रिवीजन चलता रहे, भले पुराने किसी पढ़े हुए का रिवीजन हो। तो रिवीजन ऐसी पोर्शन है, अगर आप लगातार पढ़ते जाओगे नया और पीछे वाला वापस नहीं पढ़ोगे, तो मान के चलिए कि वो आपका पीछे पढ़ा हुआ आप भूल जा जाओगे। तो एटलीस्ट 10-12 घंटे का अगर जैसे आपका दिन का टाइम टेबल है, तो 2-3 घंटे ऐसे रखिए जिसमें आप रिवीजन और प्रैक्टिस ही करो केवल 2-3 घंटे। बाकी 8-10 घंटे भले नया पढ़िए। अब ये किसका करना है? जैसे मान लीजिए कि कोई पोर्शन आपका पूरा हो चुका है, तो उसको आप इस 2-3 घंटे में रिवीजन पे डाल दीजिए। बाकी आप दिन में 7-8 घंटे पढ़िए आराम से। तो नई चीजें पढ़ने के साथ साथ आप इस बात को इंश्योर कर लें कि हर दिन एटलीस्ट 2-3 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस साथ में करो। इससे क्या होगा कि आपका पुराना भी बना हुआ रहेगा और नया भी आप है वो पढ़ते जाए। अब आपका प्रश्न ये है कि सर इनमें से किस पे रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें किसमें, PYQs करें या टेस्ट सीरीज करें? तो मैं मानता हूँ PYQs सबसे बढ़िया रिवीजन होता है PYQs का। और साथ में आजकल अभ्यास के लिए बहुत सारी किताबें आती है, उनके साथ भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज तो ठीक है, टेस्ट सीरीज तो क्या 7 दिन में एक बार होता है। अपने को प्रैक्टिस चाहिए डेली प्रैक्टिस के लिए PYQ हो गई या प्रैक्टिस बुक हो गई। तो प्रैक्टिस बुक और PYQs ये आप हर दिन करोगे। टेस्ट सीरीज तो आपके सिलेबस अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद में जब कोई कोचिंग्स वगैरह शुरू कर लेते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो तो ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं है। टेस्ट सीरीज केवल स्वयं का मूल्यांकन है कि भाई मेरा लेवल कैसा है मार्केट में। असली प्रैक्टिस होती है थोड़ा PYQs प्लस आपको आपकी प्रैक्टिस। PYQs में दिशा की किताब बहुत अच्छी आती है, उसके आप क्वेश्चंस करिए। और प्रैक्टिस बुक में अभी अपनी पुस्तक आई है 6ठी से 12वीं तक की, जिसका मैं फोटो आगे आपको दिखाता हूँ, आप उसके साथ कर जा सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा अब बात हो गई आपके डेली टाइम टेबल में, हमने आपको ये बता दिया कि रिवीजन और प्रैक्टिस को डेली डाल दीजिए। आपको लगेगा कि थोड़ी पढ़ाई सर कम हो पा रही है इससे, पर ध्यान रखना जो हो पा रही है वो ठीक है, लेकिन आप बहुत अधिक पढ़ाई भी कर लोगे लेकिन पीछे की चीजें अगर प्रैक्टिस नहीं करी, रिवीजन नहीं करी, तो पीछे की चीजें भूलते जाओगे, आप कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। अब आपकी परीक्षा होती है 300 अंकों की,
300 में से ये 180 अंक तो है जीके के, चाहे L1 हो चाहे L2, मतलब मोटा मोटा यही है। ये पूरा का पूरा जीके आ जाता है, सामान्य ज्ञान, थोड़ा बहुत आरटी एक्ट वगैरह, समसामयिकी, शैक्षणिक परिदृश्य भी जीके का हिस्सा ही जैसा है। तो 180 एक तरफ है। फिर मनोविज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह का हिस्सा रहता है। और ये जो जैसे 50 नंबर का विद्यालय विषय है, तो L2 में इनके स्थान पे 60 नंबर का आपके वो जैसे हिंदी वालों के हिंदी आ जाता है, सामाजिक वालों के सामाजिक आ जाता है, विज्ञान वालों के विज्ञान आ जाता है। तो आपका टाइम टेबल इसमें कैसा होना चाहिए, आप डेली एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, कम से कम 3 घंटे आप राजस्थान जीके और इस पोर्शन को दीजिए। और इसके अलावा सब्जेक्ट को कम से कम 2-3 घंटे सब्जेक्ट को दीजिए। और साथ में सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह 1-8 घंटा इसको भी दीजिए आप। तो क्या होगा, जैसे 3 घंटे जीके को दे दिए, या 3 घंटे का एक सेशन आपने अपने सब्जेक्ट का ले लिया, जैसे L1 के हैं तो L1 में विद्यालय विषय प्लस ये रीति विज्ञान वगैरह, तो 6 घंटे ये हो गए। और एक आधा घंटा आपने साइकोलॉजी और इसको दे दिया, तो देखो आपका कितना हो गया, 7 घंटे हो गए। प्लस आप क्या करो, 2 से 3 घंटे का रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये डाल दो, तो आपकी 10 से 11 घंटे बढ़िया पढ़ाई जाएगी। तो कैसे करना है, जैसे मान लो आपने भूगोल पढ़ रहे हो आप, ठीक है, साथ में आपने जैसे विद्यालय विषय में कुछ ले लिया और इसमें कुछ ले लिया, ठीक है। अब आपने इन तीनों को पढ़ना शुरू किया, इन तीनों की प्रैक्टिस डेली 1-2 घंटे पढ़ लो। अब जैसे 1 तारीख को आपने भूगोल का रास भौतिक विभाजन पढ़ा था, अब आपका वो टॉपिक 5 दिन बाद पूरा हो गया, छठे दिन आप नया टॉपिक लोगे, तो डेली 2-3 घंटे पुराने टॉपिक वाला अभ्यास करते रहो, रिवीजन करते रहो। इस तरह से आप अपना शेड्यूल 4 टाइम में बांट दो, 3-3 घंटे कर लो, इसको 1-1.5 घंटा कर लो, और प्लस साथ में 2-3 घंटे का प्रैक्टिस के साथ में रिवीजन करते रहो। जो टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हो उसी टॉपिक का बढ़िया रिवीजन कर लो। तो ये आपके शेड्यूल में डाल देना चाहिए। आपके पास में लिमिटेड कंटेंट रखना है, और कंटेंट मैंने बता दिया। अगर आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं बढ़िया, तो नोट्स के साथ में कोई एक किताब रख सकते हो, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास में गाइड है तो गाइड के साथ में एक किताब रख सकते हो। नोट्स और गाइड दोनों पढ़ने का एक साथ जरूरत आपको है नहीं। इसके बाद की बात आती है कि अब जो राजस्थान का जीके है उसमें हम कौन सी बुक्स पास में रख सकते हैं। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं की तीनों नई किताबें आई है हमारा राजस्थान। 9वीं क्लास में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन चलता है, और 10वीं में राजस्थान का इतिहास संस्कृति है। 11वीं में राजस्थान अध्ययन चलती थी, तीसरी और चौथी भाग। ये 7 किताबें हैं। इन 7 किताबों से मोटा मोटा आपका 90% पेपर आ जाता है। तो आपके पास में कोई नोट्स है या कोई गाइड है या फिर जो भी है, तो नोट्स या गाइड में से एक जो भी है उसके साथ साथ मुझे लगता है आपको इनको साथ में पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, एकीकरण पढ़ने के बाद अब इन 4 और 3 7 किताबों में से देख लो कहाँ का एकीकरण है, उस एकीकरण को वहाँ से पढ़ लो। पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि ये 4 फैक्ट्स नए हैं, तो अपने नोट्स में ऐड कर दो, या आपकी जो भी आपके पास में कोई गाइड है उसमें ऐड कर दो। तो राजस्थान का जीके यहाँ बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। और राजस्थान का जीके आप देखिए सीधा 100 नंबर का है, 100 नंबर का राजस्थान का जीके है, तो ये 100 का यहीं कवर हो जाता है, ढंग से कवर हो जाता है। इसके साथ में आपको लगता है कि सर ये राजस्थान अध्ययन हो गई, जैसे मान लो नोट्स में आपने ऐड कर दी बढ़िया तरीके से, उसके बाद आपको थोड़ा और एडवांस जाना है, तो मुझे लगता है जैसे राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, जैन साहब और माली की किताबें हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना को, और पॉलिटिकल साइंस जनक सिंह मीणा, तीनों हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं। मेरी शर्त ये है कि जब नोट्स बढ़िया पढ़ लेते हो तो उसके साथ में ये पढ़ लो। ये हो गया, उसके बाद में आप उसको है वो ले सकते हो, इसको आप तीसरे फेज पे लो आप। इससे क्या होगा, इससे एडिशन होता रहेगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। नहीं तो क्या है, अगर जैसे कंप्लीट नोट्स पढ़े, नोट्स के बाद अलावा कुछ जैसे नहीं पढ़ा, हालांकि होता कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन फिर भी हो जाता है, लेकिन एक कहीं अंदर से कहीं न कहीं रहता है कि दिक्कत वाली बात है। अब मैं ये कहूंगा कि परीक्षा जब आ जाती है और लास्ट के जो 5-6 महीने बचते हैं, तो उन लास्ट के 4-5 महीनों में फिर आपके पास एक वन सोर्स होना चाहिए जिसको आप मल्टीपल रिवीजन कर सको। उस समय आपको ये 3-3 किताबें नहीं देखनी है। मतलब इन किताबों को ऐसा करना, जैसे मैंने कहा, नोट्स पढ़ के आपने इसको साथ में जैसे टॉपिक पढ़ा, यहाँ से खोला, यहाँ से पढ़ा, एडिंग कर दी। अब वापस इन किताबों को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करना, फिर उसके बाद ये देखना है। अब इसमें भी कोई नई नई बातें आती तो आप नोट्स में ऐड कर सकते हो। लास्ट में मूल स्रोत नोट्स ही रहेगा, तो उसको क्या कि मल्टीपल टाइम आराम से आप रिवीजन कर पाओगे। अंदर से कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैंने किताबों की भी एडिंग कर ली है और मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी एडिंग कर ली है। उसके बाद में क्वेश्चन बाहर भी नहीं जा पाते, 2-4% नोट से बाहर जाने वाले थे वो भी आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और बार बार उसको पढ़ लोगे। तो ये जो एडिंग वेडिंग वाला जो काम है ना, ये आप परीक्षा से 5-6 महीने पहले तक पूरा करो। अगर ये नहीं कर पाते वेडिंग, बाद में आप अब परीक्षा आई है, आ गई है, 4 महीने रहे और आपने अब वेडिंग शुरू करी है, ऐसी गलती मत करना। अगर आपने ऐसी गलती कर ली तो सीधा परिणाम ये है कि प्रॉपर रिवीजन नहीं हो जाएगा और आप भटक जाओगे।
इसके साथ साथ देखो ये बातें हो गई। फिर आपको अगर प्रैक्टिस का था तो मैंने आपको बताया था कि अपनी किताब है 6ठी से 12वीं तक की, और मैंने इसकी एक PDF भी डाल रखी है जिसमें 6ठी से 12वीं तक की ये जो किताबें थी ना, ये किताबें जो अभी अपन ने देखी, इन सारी किताबों के, इन 7 किताबों के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, पॉलिटी, इन सब की लाइन टू लाइन बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करके आंसर व्याख्याएं करके हमने दे दी। आप इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 किताबों की प्रैक्टिस आपके इसमें हो जाएगी। तो संपूर्ण सार संग्रह है और इसमें सत्य, असत्य, सम्मिलित, कूट सारा आ जाता है। इसको मार्केट में आज ही जारी किया है, तो आप इसको देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। और साथ में ये राजस्थान इतिहास की अपनी किताब मन हो तो देख लेना, तो जरूरी वाली पॉइंट नहीं है। उसके बाद में जैसे विद्यालय विषय है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान L1 में जो है, तो उनके लिए आप जैसे हिंदी की किताब है तो 9वीं से 12वीं हिंदी व्याकरण चलती है, उसको देख सकते हो। RSCRT कक्षा 6 की इंग्लिश ग्रामर आती है, RSCRT बोर्ड की किताब में आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। 6ठी से 10वीं की गणित देख सकते हो। सामाजिक का 6ठी से 10वीं का पोर्शन है, साइंस का 6ठी से 10वीं का पोर्शन है। इसके टॉपिक टेक करके आप इसको साथ में अपने नोट्स के साथ में एडिंग कर दो, तो आपको बार बार है वो देखना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा रीति विज्ञान के लिए इग्नू की एक अच्छी किताब आती है, उसको आप देख सकते हो। मनोविज्ञान के लिए 11वीं और 12वीं की ये 4 किताबें आती है, इसको देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ICT के लिए कक्षा 9 की किताब आती है, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट की मैं बात करूँ L2 में, तो हिंदी के लिए 9वीं से 12वीं की राजेंद्र कुमार सिंह की पहले किताब आती थी, हिंदी ग्रंथ अकादमी में अच्छी किताब आती है, काफ़ी चीज़ें कवर कर ली जाती है। साइंस एंड मैथ के लिए 6ठी से 12वीं की किताबों में से आप अपने सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ लो। ये बात सोशल साइंस में आती 6ठी से 12वीं तक की किताबों की। तो आपको मोस्टली, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि पूरा जो ध्यान है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे देना है। 80-90% पेपर यहाँ पे रहता है, इसलिए आप मार्केट की बड़ी किताबों, ग्रंथों में नहीं फंसना है। आपको सिर्फ अपना एक गाइड है तो गाइड, या नोट्स है तो नोट्स ले लो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। उसके बाद में पहली जो एडिंग होगी आपकी, वो तो करना 6ठी से 12वीं तक की जो मैंने 7 किताबें बताई, उसकी एडिंग कर लो। एडिंग मतलब उसको पढ़ लो साथ साथ में, उसमें जो भी पॉइंट आपके काम के हैं, आपको लगता है कि अपने कंटेंट में नहीं थे, वहाँ पे उसको चिट लगा के ऐड कर दो, वो हो जाता है बढ़िया। उसके बाद 1-2 बार रिवीजन कर लो। उसके बाद आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो मैंने बुक्स बताई थी वो आप पढ़ सकते हो। फिर अपने जो विद्यालय विषय की बात आएगी, तो विद्यालय विषय के अपने जो नोट्स है, उसके साथ में मैंने जो ये बुक्स बताई आपको 6ठी से 12वीं वाली किताबें, इन किताबों को साथ में उसके एडिंग कर सकते हो। तो इस तरह से अभी आप कर सकते हो, और ये सारा काम 6 महीने पहले तक कर लो। और ये मुझे लगता है कि सारा काम 5-6 महीने का ही है, तो आप इजीली अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। और अपना शेड्यूल ऐसा रखो कि सुबह से लेकर शाम तक खूब बिजी रखो खुद को। आपको बिल्कुल दूसरे काम के लिए टाइम नहीं मिलना चाहिए। रात दिन पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, अपने शेड्यूल को ऐसा सेट करो कि 2-3 घंटे रिवीजन और प्रैक्टिस को भी मिले। और साथ में मैंने आपको बता दिया 3-3 घंटे के 2 स्लॉट डाल दो, 1-2 घंटे का एक और स्लॉट डाल दो, और इस तरह से व्यवस्थित रखें खुद को। PYQs और प्रैक्टिस आप बुक से जितनी अधिक कर सकते हो वो आप करिए। बाकी मार्केट की बातों में नहीं आना है, और सामग्री से चयन नहीं होते हैं, बल्कि आपका चयन इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना डेडिकेटेड होगे, आपके पास जो सामग्री है उसको अच्छे से याद करते हैं। बहुत अधिक उलझना नहीं है। परीक्षा से 4-5 महीने पहले ऐसा रखना कि आपके पास में केवल एक पार्ट होना, एक कंटेंट जो है सिलेबस का एक भाग ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी भी एडिंग करनी अभी आप पढ़ते पढ़ते साथ में करो, तो इस तरह से चलोगे तो निश्चित तौर पे साल भर की तैयारी में आप बढ़िया रैंक के साथ चयनित हो जाओगे। प्रैक्टिस नहीं की तब भी फेल होना है, रिवीजन नहीं किया तब भी फेल होना है, बहुत ज़्यादा सामग्री लाओगे तब भी फेल होना है, बहुत ज़्यादा सोर्स रखोगे तब भी फेल होना है। सोर्स एक रखिए, उसमें कई सारे सोर्स का एडिंग कर लीजिए, फिर उसको बार बार करिए, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। ये सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा कोचिंग जा रहा है तो अभी ढंग से कोचिंग कर लीजिए। कोचिंग के साथ में वो क्या कर सकता है, जिस सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही है उसकी बोर्ड की किताबें लेके आ जाओ और साथ में उसको पढ़ते रहो किताब को। जैसे कोचिंग में आज क्रांति पढ़ाई, तो क्रांति वाले टॉपिक जो मिलते हैं उसमें ऐड कर दो और प्रैक्टिस साथ में करते रहो, कोचिंग वाला काम भी हो जाता है। तो इस तरह से चलोगे तो L1 L2 ईजिली आप कर लोगे। अगर आप अस्त व्यस्त हो गए, उलझ गए, तो फिर रिजल्ट है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सुलझा हुआ व्यक्ति ईजिली रिजल्ट निकाल लेता है, और पीछे जो कुछ हुआ, पेपर खराब हुए वगैरह, उन चीज़ों को आप भूल जाइए और नई दिशा से, नई तरीके से और नई प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कीजिए। निश्चित तौर पे वो आपको बहुत काम देने वाली है। नहीं तो क्या आप अपना समय खराब करोगे। समय खराब करोगे तो उसका परिणाम आपको कुछ समय बाद में देखने को मिलेगा, जब आपको रियलाइज होगा कि हमने वाकई में अपना टाइम खराब कर दिया। इसलिए सारी चीज़ों से हटके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से पढ़ना। ये वीडियोस आप ढंग से सुनोगे और सुनने के बाद में अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो कर लिया तो मैं मानता हूँ कि आप सफल होंगे
आप असफल नहीं होंगे। बाकी मैं करंट की क्लासेस नियमित मंथली डाल रहा हूँ, राजस्थान करंट। वो आपका राजस्थान जो L1 और L2 में जो सिलेबस है, राजस्थान की योजना है, राजस्थान का करंट अफेयर, शैक्षणिक योजना है, पुरस्कार, फ्लैगशिप योजना है, कल्याणकारी योजना है, वो सारी उसमें कवर हो जाएगी। मंथली वो क्लास देखते रहिए आप। आपको करंट में कहीं पे भी जाना नहीं है। पिछली बार भी 12-15 प्रश्न करंट अफेयर से थे। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। ये किताब को भी देख लेना, आपके लिए काम की है काफ़ी। तो राजस्थान भर में ये मार्केट में मिल जाएगी आप लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इस तरीके से पढ़िए। इससे बेस्ट तरीका आपके पास में है तो फिर आप उस तरीके को अपनाइए जो आपको बेस्ट लगता है। बट मेरी मूल बातें जो आप ध्यान रखना। पुनः धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब सारा पढ़िए।